हेलो दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको अपने बचपन की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। टाइटल तो नहीं पता, पर चलिए हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। इस स्टोरी का टाइटल होगा राघव और 3 परियां। राघव एक 10-12 साल का छोटा बच्चा था जो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ ही उसकी सारी देख रेख करती थी। वह लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा वगैरह करती और अपने बेटे को पढ़ाती। राघव पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वो जल्द से जल्द अपनी माँ की मदद करना चाहता था। उसकी माँ तो उससे कहती थी कि बेटा पहले तुम पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद मेरी मदद करना। पर वो बच्चा अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करते देखता तो सोचता कि काश मैं किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकूं। हर साल जब भी गर्मी की छुट्टियां आती तो वो अपनी माँ से कहता कि माँ मैं कहीं जाकर काम करना चाहता हूँ, कुछ छोटा मोटा काम ही कर लूँ, भले ही थोड़ा बहुत कमाऊँगा लेकिन आपकी मदद कर सकूँगा। लेकिन उसकी माँ हर बार ये बात टाल देती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े, पर बच्चा था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक बार जब वह कुछ ज़्यादा ही जिद पर अड़ गया तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अब राघव गांव में रहता था तो वहाँ पर कुछ खास संसाधन या कहिए कुछ ऐसी नौकरी तो थी नहीं कि वो बच्चा कुछ काम कर सके। तो उसने डिसाइड किया कि वो शहर जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलूँगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे दोपहर हो जाएगी और मैं वहीं कोई काम धंधा ढूँढूँगा। हो सकता है कि मुझे काम ना मिले और होने को ये भी हो सकता है कि मुझे काम मिल जाए। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं रात तक लौट आऊँगा, लेकिन अगर मुझे काम मिल गया तो मैं कुछ दिन वहीं रहूँगा और उसके बाद ही लौट कर आऊँगा, तो आप मेरी चिंता मत करना। इस तरह दोनों के बीच सारी बातें तय हुई। अगले दिन सुबह माँ ने उठकर उसके लिए 3 आलू के पराठे बनाए, क्योंकि उनके बेटे को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। अब वो बच्चा आलू के पराठे अपना पहले के ज़माने में कपड़े में उन पराठों को रख के जो भी खाना होता था उनको बांध देते थे, गमछा कहते थे शायद। तो उसमें वो पराठे रख के बांध देती है माँ। अब वो लड़का अपनी पोटली को लेके उसको और जो भी उसका ज़रूरत का सामान था शहर के लिए चल देता है। अब उस गांव और शहर के बीच में एक घना जंगल था। वहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं थे, लेकिन जंगल ऊबड़ खाबड़ था, रास्ते पथरीले थे, तो उस बच्चे को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो एक जगह वो थक कर बैठ गया जब उसे काफ़ी देर हो गई चलते चलते। उसे अब भूख भी लगने लगी थी। उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़ूँगा। पर दिक्कत ये थी कि उसके पास पानी नहीं था, जो था वो ख़त्म हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आसपास कोई पानी की व्यवस्था है भी या नहीं। अब वो आगे बढ़ा तो थोड़ी दूर जाकर उसे एक पुराना कुआं दिखा। तो वह उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और उसने जो उसकी माँ ने जो उसको पोटली दी थी खाने की, वो उसको मुंडेर पे रख के खोल लेता है उसको। तो वो सोचता है कि क्या किया जाए, लेकिन वो अकेले में ही खुद से बड़बड़ाने लगता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। अब वो तो पराठों की बात कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस कुएं की मुंडेर पर वो बैठा है वो जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर 3 परियां रहती हैं। अब कुएं के अंदर रहने वाली परियों ने जब उस बच्चे की आवाज़ सुनी तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि बच्चा उनके बारे में बात कर रहा है। वो तीनों घबरा गई कि ये तो हमें खाने की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसे पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं। तो लोगों ने सोचा कि ये हमें खाए उससे पहले ही हम इससे कुछ सौदेबाजी कर लेते हैं, इससे अपनी जान की रखवाली के लिए कुछ मांग लेते हैं, या कह लेते हैं कि तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें कुछ भी दे देंगे जो वो मांगेगा, इस तरह से कुछ सौदेबाजी कर लेंगे। अब वो तीनों निकल के एकदम से बाहर आ जाती हैं। तो लड़का जो अपने राघव पराठों में ही बिजी था सोचने में कि कितने खाने हैं मुझे, वो जब अपने सामने 3 परियों को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि परियां नाम की चीज़ भी कोई होती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह से भी होगा। वो हैरान था कि क्या वो सच में ही परियों को देख रहा है या ये उसका सपना है। तभी उनमें से एक परी बोली, देखो तुम हमें मत खाना,
तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारी जान छोड़ दो। वह बच्चा चकरा गया कि ये बोल क्या रही हैं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं और मैं तो इन्हें मारने की बात कैसे कह सकता हूँ, मैं तो पराठों की बात कर रहा था। लेकिन राघव होशियार था, उसको समझने में देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। उसने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो भी जानता था कि वो बच्चा है और इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर सकेगा माँ की। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मुझे कुछ दे दो, जो तुम देना चाहो वो दे दो और मैं उसको ले लूँगा और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो एक परी बोलती है कि ठीक है, मैं ना तुम्हें एक बर्तन देती हूँ। उस बर्तन में क्या खासियत है कि जिस चीज़ का भी नाम लेकर तुम उस बर्तन में हाथ डालोगे, उसमें से वही चीज़ निकल के आएगी। जैसे तुमने गुलाब जामुन बोला, तो बर्तन में हाथ डालोगे तो उसमें से गुलाब जामुन निकल के आएगा। तुमने अपना जलेबी मांगा, रबड़ी मांगा, जो भी। तो बच्चा बोलता है कि ठीक है, चलो करके दिखाओ। तो बर्तन को उसको पकड़ा देती है राघव को और बोलती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। राघव बोला कि मेरा तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। उसने जैसे ही उस बर्तन में हाथ डाला तो उसमें कई सारी जलेबी आ गईं। यह देख के वो बच्चा खुश हो गया। तो उसने एक दो बार और ऐसी ही कुछ चीज़ें मांगी, वो सारी चीज़ें उस बर्तन में आ गईं। उस बच्चे को यह फ़ायदे का सौदा लगा। उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उन परियों ने उससे प्रार्थना की कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो तीनों परियां इस कुएं में रहती हैं। राघव ने उनको भरोसा दिलाया कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा और वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। जंगल से वो काफ़ी आगे निकल चुका था, मतलब शहर पहुंचने ही वाला था। ये घटना तब की है। तो जब वो जंगल से बाहर निकला तो होता क्या है कि तब तक रात हो जाती है और उस जंगल से ही सट के एक छोटा सा गांव था। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, रात काफ़ी हो चुकी है। अब वो उस गांव में घूम रहा था कि कोई उसको रख ले, कहीं जगह मिल जाए। अब पहले के ज़माने में होटल्स वगैरह तो होते नहीं थे, धर्मशाला भी बहुत कम होती थी, तो लोग जान पहचान के होते थे या फिर किसी राहगीर की मदद के लिए अपने ही घरों में उन्हें ठहरा लेते थे। तो वहाँ एक घर के आगे एक बुढ़िया बैठी थी, बूढ़ी औरत। तो वो बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। उसने देखा कि ये कुछ नया लड़का लग रहा है, कि ये इस गांव का तो नहीं है, और उस लड़के के हाथ में एक बर्तन था। उस औरत ने सोचा कि क्यों ना इस बर्तन काफ़ी बड़ा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, नया है, तो इस बर्तन को क्यों ना मैं हड़प लूँ। उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा कहाँ से आ रहे हो। अब वो बच्चा क्या जानता था कि किसी के मन में क्या पाप चल रहा है। तो उसने उनसे कह दिया कि मैं अपने घर जा रहा था लौट के, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। मैं यहाँ पर रात में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर रात रुक कर फिर मैं सुबह ही अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ रह लूँगा। वो बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में घर में ले जाती है और उसको एक कमरा दे देती है कि तुम इस कमरे में सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगी। इस तरह से बातें होती हैं। अब वो बच्चा सो जाता है। वो बूढ़ी औरत सोचती है कि क्यों ना इस बर्तन को गायब कर लिया जाए। तो उसके पास ऐसा ही एक बर्तन था, किस्मत से। अब कहानियाँ हैं तो कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके पास ऐसा ही एक बर्तन था। तो वो क्या करती है कि जब वो लड़का सो जाता है तो वो सोचती है कि मैं जाकर देखूं कि ये सो गया है गहरी नींद से कि नहीं सोया है। तो वो उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो देख रही थी कि लड़का जो भी मिठाई का या खाने की चीज़ का नाम लेकर उस बर्तन में हाथ डाल रहा था, वही चीज़ उसे मिल रही थी और वो खा रहा था आराम से। बूढ़ी औरत समझ गई कि ये सोने का नाटक कर रहा था, सोया नहीं था। तो उसको अब ये भी पता चल गया था कि ये जादुई बर्तन है। तो वो क्या करती है कि उस वो सोच लेती है कि मुझे अभी बर्तन चाहिए ही चाहिए। फिर जब वो लड़का खा पी के आराम से पेट फुल हो जाता है उसका, तो वो सो जाता है बाद में। आधी रात को बूढ़ी औरत आती है दबे पाँव और उस बर्तन को ले लेती है, जादुई को, और नकली बर्तन को जो उसके पास था उसको उस बर्तन की जगह पर रख देती है।
अब इस चालाकी से बेखबर जो लड़का उठता है सुबह, राघव, वो तो बस ये था कि मैं घर पहुंचूं और अपनी माँ को ये गजब की चीज़ दिखाऊं। वो वहाँ से विदा लेता है बूढ़ी औरत से और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो सुबह टाइम से ही अपने घर पहुंच जाता है और फिर अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ माँ कहाँ हो। तो उसकी माँ घर के पीछे की तरफ कुछ काम कर रही होती है, तो वो आती है कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, लगता है कोई काम नहीं मिला। लेकिन फिर भी शहर पहुंचने में ही तुम्हें शाम हो जाती, तुम तो जल्दी लौट आए, गए नहीं क्या। वो लड़का कहता है, माँ इतने सारे सवाल जवाब मत करो, पहले आकर मेरे पास बैठो। तो उसकी माँ उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि अच्छा ये बताओ, आप सुबह से शाम तक काम करती हो और थकती नहीं हो, कभी आपका मन किया होगा किसी चीज़ का कि मुझे ये खाना है कि ये पहनना है। तो उसकी माँ कहती है कि अब इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है और ना ही मेरी हैसियत है। तो कहता है, माँ प्लीज़ एक बार बोलो ना, आपको क्या खाना है। तो उसकी माँ ऐसे ही उसे टालने के लिए कह देती है कि मुझे ना बर्फ़ी खानी है। तो बच्चा बोलता है बर्तन में हाथ डाल के कि बर्फ़ी, लेकिन उस बर्तन में से कुछ नहीं निकलता है। बच्चा हैरान रह जाता है। तो ऐसे ही वो 2-3 बार करता है, वो कई बार मतलब नाम लेता है चीज़ों के, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। वो बच्चा अब गुस्सा हो जाता है। राघव को लगता है कि उसके साथ परियों ने धोखा किया है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए 3 पराठे और बांध दो और मैं फिर जाऊँगा। उसकी माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या रहा है, क्यों कर रहा है ये। उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या है, ये बर्तन कहाँ से मिला तुम्हें और तुम ऐसे क्यों कर रहे थे कि चीज़ों का नाम लेके हाथ डाल रहे थे बर्तन में। तो वो बोला कि माँ वो मैं सब आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप मेरे लिए पराठे बांधिए 3 और मुझे निकलना होगा वापस शहर के लिए। उसकी माँ फिर उसके लिए पराठे बना देती है और वो फिर वापस से ऐसे ही जाता है, जंगल पहुंचता है। जंगल पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है, देर शाम हो जाती है। तो फिर वो उस कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाता है और गुस्से से बोलता है, 1 खाऊं 2 खाऊं या फिर तीनों को खा जाऊं। तो जो कुएं के अंदर परियां थी वो सोचती बड़ा ही लालची किस्म का लड़का है, अरे कल ही तो इसको बर्तन दिया था, ये फिर आ गया। तो वो अब क्या करती, उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें खा जाएगा। वो परियां फिर निकल के बाहर आती हैं। तो वो उनसे शिकायत करता है कि कैसी परियां हो तुम, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। परियां सोच में पड़ जाती हैं कि ये बोल क्या रहा है, जबकि उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। वो उसे समझाती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने उसको एक जादुई बर्तन ही दिया था और उसने उसे खुद भी तो ट्राई करके देखा था। राघव बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं तुम तीनों को ही एक साथ खा जाऊंगा। वो परियां उससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि हमें मत खाओ, ठीक है पिछली बार जो गड़बड़ हुई सो हुई, इस बार हम तुम्हें कुछ और अच्छी चीज़ देंगे। राघव बोलता है कि इस बार मेरे साथ धोखा मत करना। परियां उसे विश्वास दिलाती हैं कि वो उसे धोखा नहीं दे रही हैं और इस बार भी उसे कोई धोखा नहीं देंगी। तो फिर जो दूसरी परी होती है वो एक अपनी जो उसकी छड़ी होती है उसको घुमाती है, वहाँ पर एक बकरी आ जाती है। तो लड़का बोलता है, बकरी, इसका मैं क्या करूँगा। तो परियां उसे समझाती हैं कि पहली बात तो तुम्हें बकरी का दूध मिलेगा पीने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ ये तो हर बकरी में खूबी होती है, लेकिन इसमें एक खूबी और है। जैसे अब तुम इसे किसी छड़ी से हल्के से पीटोगे, ज़ोर से नहीं, हल्के से पीटोगे तो वो बकरी लीद करती है ना, तो ये लीद की जगह सोने की असरफी निकालेगी। कुछ ऐसे करके था वो। तो बोलती है कि लड़का हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, उस टाइम पर वो कहानी नहीं थी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सेम चीज़ यहाँ थी कि सोने की असरफी देने वाली बकरी। तो लड़का बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है तुम पर। तो वो उसको ट्रायल करके दिखाती हैं, बकरी को छड़ी से हल्का सा मारती हैं तो वो सोने की असरफी देने लग जाती है। लड़का हैरान। तो बकरियाँ उससे कहती हैं कि अगर
दिन में 2-3 बार ये ऐसे करेगी, तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे धीरे धीरे और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लड़का सोचता है कि इस सौदे में कोई नुकसान नहीं है। पिछली बार तो खाने का बर्तन था, लेकिन इस बार तो सोने की असरफियों वाली बकरी मिल रही है, तो सिक्कों वाली सेम चीज़ है। तो वो उसको बकरी को ले जाता है। अब फिर ऐसे ही लौटते हुए उसे देर हो जाती है और फिर वही बूढ़ी औरत उसे मिलती है। अब वो तो उसको बहुत अच्छी महिला समझता था कि ये मुझे रात में ठहरने के लिए जगह दे रही है, और वो बूढ़ी औरत बहुत चालाक थी। उसे जब उसके हाथ में बकरी देखी तो वो समझ गई कि पिछली बार तो जादुई बर्तन लेकर आया था और इस बार बकरी लेकर आया है, तो ये भी ज़रूर कोई जादुई ही बकरी होगी, इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई खासियत होगी। अब लड़का जाके उस बकरी को कमरे में बांध देता है जो उसको सोने के लिए दिया गया था, और उसमें आराम से सोने का नाटक करता है ताकि बूढ़ी औरत सो जाए और वो एक बार और ट्रायल करे कि कहीं कोई गड़बड़ हो तो आधे रास्ते से ही लौट जाऊं, फिर मुझे घर से वापस लौट के नहीं आना पड़े। अब लड़का क्या करता है, देखता है वो बूढ़ी औरत क्या कम चालाक थी, वो सोने का नाटक करती है। तो लड़का जब संतुष्ट हो जाता है कि हाँ दादी सो रही हैं, बूढ़ी अम्मा सो रही हैं, तो वो अपना कमरा बंद कर लेता है और फिर छड़ी से हल्का सा उसको बकरी को पीटता है, तो बकरी सोने के सिक्के देने लगती है। ये सब वो बूढ़ी औरत उसकी खिड़की से देख लेती है, चुपके से झांक के। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देख के कि सोने के सिक्के देने वाली बकरी। वो उसी रात एक बकरी वाले के पास जाती है, और जैसी बकरी उस बच्चे के पास थी, राघव के पास जादुई, हूबहू वैसी ही एक बकरी खरीद लेती है। अब रात रात में वो क्या करती है कि बच्चा तो सो जाता है कि उसकी जादुई बकरी को खुद रख लेती है और उसको दूसरी बकरी रख बांध देती है उसके पास। अब लड़का अगले दिन सुबह निकलता है, ऐसे ही वो जाता है अपने घर। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ फटाफट से पूरे घर में पोंछा लगा दो, साफ़ कर दो इसको। तो माँ कहती है क्यों? कहता है माँ करो तो सही। उसकी माँ कर देती है कि पता नहीं अब कौन सा फितूर चढ़ा है इसके सर पर। अब वो कहता है कि मैं ना इस बकरी को पीटूंगा ना तो ये सोने के सिक्के देगी। तो वो माँ हंसती है कि तू पागल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोलता है नहीं माँ है। तो माँ ने कहा चल करके दिखा। तो जैसे ही वो बकरी को से हल्के से छड़ी लगाता है तो पहले तो कुछ होता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है वो। फिर वो गुस्से में जब उसको थोड़ा और तेज़ मारता है तो भागती है डर के उसकी पिटाई से बचने के लिए, और वो पूरे ही घर में लीद फैला देती है, सारा घर गंदा कर देती है। तो जो उसकी राघव की माँ होती है वो उसे बहुत डांटती है कि क्या नाटक लगा रखा है तुमने, कभी तुम कुछ ले आते हो कभी तुम कुछ ले आते हो, अभी मुझसे पूरा घर साफ़ करवाया, पोंछा लगवाया, और अभी तुमने सारा गंदा करवा दिया। तो बच्चा बड़ा शर्मिंदा होता है राघव कि ये चीज़ तो बहुत गलत हो रही है। इस बार वो बहुत गुस्से से भर जाता है। वो कहता है कि माँ मुझे आखिरी मौका और दो, मुझे कल और आप पराठे बना के देना 3, और मैं आपको अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो उसकी माँ मान जाती है। अगले दिन सुबह वो फिर निकलता है, और फिर ऐसे ही वो दोपहर के बाद तक वो उस कुएं के पास पहुंच पाता है। वो उस पर बैठ जाता है मुंडे पर और गुस्से से बोलता है, 1 खाऊं 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। तीनों परियां परेशान हो गई कि कितना लालची किस्म का लड़का है। अरे पहले बर्तन ले गया, फिर बकरी ले गया, और अभी भी पेट नहीं भरा तो खुद आ गया फिर से। तो वो बाहर निकल के आती हैं और उससे पूछती हैं कि हम तुम्हें कितना दें? जितना दे रहे हैं तुम्हारी तो मांग उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो राघव उस बकरी को उनके सामने कर देता है और कहता है कि बकरी तुमने मुझे दी है, ये तो सिर्फ लीद ही करती है, इसने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया, और तुम मेरे साथ छल कर रही हो। जब यहाँ तो ये जादू कर रही होती है, लेकिन वहाँ जाते ही इनका जादू कैसे ख़त्म हो जाता है। अब परियों ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब उनके पास तो मैजिकल पावर्स थी, तो उन्होंने जब पता लगाया, कॉन्सनट्रेट करके, ध्यान लगा के, जो भी कहो, तो उनको वो सब दिख जाता है कि ये सारा खेल वो बूढ़ी औरत कर रही है। वो उसे बता देती हैं कि जहाँ तुम रुकते हो ना रात में, वहाँ रहने वाली बूढ़ी औरत वो ये सारा नाटक कर रही है, वो तुम्हारे साथ खेल रही है। तो ये सुनकर उस लड़के को बड़ा गुस्सा आता है, तो कहता है कि अब मैं उससे कैसे अपना सारा सामान वापस लूँ। तो परिया कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो औरत उस चीज़ की हकदार नहीं है, तो उसको कैसे रख के बैठ सकती है। वो उसे इस बार एक रस्सी और एक डंडा देती हैं और समझाती हैं कि जब तुम कहोगे कि चल मेरी रस्सी चल मेरा डंडा, तो रस्सी तो सामने वाले इंसान को बांध लेगी,
और डंडा उसे पीटना शुरू कर देगा जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि बंद हो जा मेरी रस्सी, बंद हो जा मेरा डंडा। तो लड़का कहता है कि ठीक है। राघव अब उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और उससे बोलता है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। तो वो बूढ़ी औरत खुश होती है कि चलो आज फिर से कुछ मैजिकल चीज़ मिलेगी इससे। तो वो राज़ी हो जाती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से यहाँ पर सो जाओ। वो अपने बैग को अपने चारपाई के सिरहाने रख लेता है। उस बैग में रस्सी और एक डंडा होता है, छोटा डंडा होता है, और वो सो जाता है। सो के जाता है, नाटक ही करता सोने का। तो बूढ़ी औरत उसके सोने का जो इंतज़ार कर रही थी, वो देखती है कि इसने कुछ किया तो है नहीं, आज कुछ ट्रायल व्रायल इसने लिया ही नहीं। वो कहती कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें जादू, और अब नहीं तो बाद में समझ में आ जाएगा। वो उसके कमरे में आती है और चुपके से उसके से बैग में से वो रस्सी और डंडा निकाल रही होती है कि तभी राघव धीरे से बुदबुदाता है, चल मेरी रस्सी चल मेरा डंडा। यहाँ एक चीज़ ये थी कि वो रस्सी और डंडा राघव बूढ़ी औरत के पास आता है और बोलता है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। तो उस बूढ़ी औरत को ये था कि पता नहीं आज ये कौन सी नई मैजिकल चीज़ लेकर आया है। लालच तो हर चीज़ की होती है इंसान को। वो उसको बोलती है कि ठीक है, तुम सो जाओ आराम से और सुबह निकल जाना। तो राघव सोने का नाटक करता है और अपना बैग जिसमें रस्सी और एक छोटा डंडा था उसको अपने सिरहाने रख लेता है चारपाई पर। तो बूढ़ी माँ देखती है कि आज इसने कुछ ट्रायल नहीं किया। जैसे पहले हर बार चेक करता था तो उस बूढ़ी औरत को पता चल जाता था कि इसमें क्या मैजिकल पावर है चीज़ में, लेकिन आज उसने कुछ भी ट्रायल वगैरह नहीं किया। वो सोचती कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूँगी। अब इतनी स्मार्ट तो वो खैर थी, अपने को मानती थी वो, तो 2 बार से उस बच्चे को ठग भी रही थी। तो जब वो लड़का सोने का नाटक करता है तो वो बूढ़ी औरत आती है और चुपके से उसके बैग में से रस्सी और डंडे को निकाल लेती है। वह लड़का अब धीरे से बुदबुदाता है और बोलता है कि चल मेरी रस्सी चल मेरा डंडा। तभी वो रस्सी जो उस बूढ़ी औरत के हाथ में थी उसे चारों तरफ से कस के बांध लेती है और डंडा उसे पीटना शुरू कर देता है। बूढ़ी औरत अब बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगती है। तो वह राघव उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्यों बूढ़ी अम्मा, मज़ा आ रहा है? तो वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और इसे रोको वरना मेरी जान चली जाएगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो राघव कहता है कि ठीक है, मैं इसे रोक दूंगा, लेकिन पहले आपने जो मेरा बर्तन और मेरी जो बकरी हड़पी है मुझे वो वापस करो। बूढ़ी औरत कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ इसे रोको। तो राघव धीरे से बताता है कि रुक जा मेरी रस्सी, रुक जा मेरा डंडा। तो वो रुक जाता है, रस्सी उसको छोड़ देती है और बूढ़ी औरत को डंडा पीटना बंद कर देता है। वो बूढ़ी औरत फटाफट से जाती है और अपने घर में से वो बर्तन भी ले आती है जादुई, और वो बकरी जो आंगन में पीछे की तरफ बंधी हुई थी वो भी ले आती है। तो लड़का उससे कहता है, राघव, कि आइंदा से कभी किसी को मत ठगना। अगर मुझे पता चला कि तुमने दोबारा से किसी के साथ ऐसी बेईमानी की है तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। वो डर जाती है औरत, कहती कि नहीं, अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे लालच आ गया था ये वो। तो वो उसको माफ़ करके अपने घर जाता है। वहाँ फिर वो अपनी माँ को ये सारी चीज़ें दिखाता है और उसे बताता है कि कैसे उसे परियां मिली और क्या क्या उसके साथ हुआ। अब वो माँ को जो मन होता था तो वो उसे बर्तन से खा लेती थी। वो गरीब लोगों को भी खिलाती थी, जैसे भंडारा वगैरह ऐसे वो खिलाती थी। जिन लोगों के पास खाने को नसीब नहीं था उनको खिलाने लगी थी। उसने काम पर जाना छोड़ दिया था। सोने के सिक्के देने वाली तो बकरी थी ही उनके पास, तो उन्हें क्या कमी थी पैसों की। तो धीरे धीरे वो दोनों माँ बेटे अमीर हो गए और इस बात की चर्चा गांव में होने लगी पूरे में कि कहाँ तो राघव की माँ बर्तन धो धो कर झाड़ू पोंछा करके अपना घर चलाती थी और कहाँ वो आज अच्छी ज़िंदगी जी रही है और काम पर भी नहीं जाती है। वो लोगों को भी खाना खिलाती है, गरीबों को भी दान करती है। तो ये बात धीरे धीरे, अब होता है ना कि आग का धुआं निकलता ही है और लोग दो की चार करते ही हैं। लोगों की सफलता देखकर 4 लोग जलते ही हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी की तरक्की देखकर खुश हो। तो ऐसे ही लोग फिर बातें बढ़ाते गए और ये बात जाकर उस जिस नगर के गांव में वो रह रहे थे
वहाँ के राजा को पता चल गई। राजा ने सोचा कि आखिर ऐसा माजरा क्या है, मैं भी तो देखूं। वो अपने सैनिकों को वहाँ भेजता और कहता है जाकर पता लगाओ। जब सैनिक उस घर में आते हैं तो उस टाइम पर राघव वहाँ नहीं होता है। राघव वहाँ नहीं होता है तो वो उसे पूछते हैं माँ से कि तुम लोग कैसे अमीर हो गए, बताओ ये सब। पर वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है अपना सीक्रेट बताना किसी को। तो सैनिक राजा के पास जाते और कहते हैं कि वो कुछ ढंग से बता नहीं रही है। तो राजा उस पर दबाव डालने के लिए, डराने के लिए खुद जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या माजरा है। तो उसकी माँ फिर राजा से डर की वजह से सब बता देती है कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को ये परियां मिली थी और उसने ये चीज़ें हमको दी थी, तो उसी से हम अमीर हो गए हैं। तो राजा कहता है कि इसका बर्तन और इसकी बकरी और रस्सी डंडा सब छीन लो। माँ ने रस्सी डंडे के बारे में नहीं बताया होता है, वो सिर्फ बर्तन और बकरी के बारे में कहती है। तो जैसे ही वो उसको ले लेते, सबको जा रहे होते हैं, तो राजा की नज़र उस एक तरफ रखे, बड़ी हिफाजत से रखे गए रस्सी और डंडे पर पड़ती है। वो कहता है ये क्या है। तो माँ कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो राजा भी फिर इतना ध्यान नहीं देता रस्सी डंडे पर, वो उनको छोड़ के चला जाता है। जब राघव लौट कर आता है और उसे पता चलता है कि राजा अपनी मनमानी करके उसकी चीज़ें लेकर गया है, तो राघव को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना रस्सी डंडा लेके सीधा राजमहल में पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि आप किस अधिकार से वो चीज़ें लेकर आए हैं, वो चीज़ें तो मुझे मिली हैं, परियों ने मुझे दी हैं, आपका उस चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है। तो दोनों में इसी तरह की बहस होती है और जो राजा होता है वो बहुत लालची किस्म का हो गया था सुन के उनकी तारीफ़ है। उसे था कि ऐसा कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा वो चीज़ें, जबकि राघव को चाहिए थी। तो राघव क्या करता है कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मुझे मजबूरन होकर कदम उठाना पड़ेगा। तो सभी चौंक जाते हैं, पर कोई इसे इतना सीरियसली नहीं लेता कि भाई छोटा बच्चा क्या कर देगा। तो राघव अपने बैग में से रस्सी और डंडा निकालता है और राजा की तरफ इशारा करके कहता है चल मेरी रस्सी, चल मेरा डंडा। वो रस्सी जाके तुरंत राजा को जकड़ लेती है और डंडा उसको पीटना शुरू कर देता है। लोग जो उसके थे, राजा के जो मंत्री वगैरह थे, वो उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो रस्सी उसे छोड़ती है और ना ही डंडा उसे पीटना बंद करता है। आखिरकार राजा उसके सामने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सामान तो मैं लौटा दूंगा, लेकिन इसे रोको। तब राघव अपनी रस्सी और डंडे को कमांड देता है, बंद हो जा मेरी रस्सी, बंद हो जा मेरा डंडा। तो वो रस्सी और डंडे रुक जाते हैं। राघव उनको अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगली बार आपने किसी गरीब को परेशान किया तो फिर इससे भी भयंकर सज़ा मिलेगी आपको। राजा उसकी बकरी और उसका जो बर्तन था वो उसको वापस कर देते हैं और राघव अपनी माँ के साथ वापस से खुशी खुशी रहने लगता है। उसके बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ़ कुछ षड्यंत्र रच सकें या उसके खिलाफ़ कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकें, क्योंकि ऐसा करने का नतीजा वो राजा के ज़रिए देख ही चुके थे। तो ये थी कहानी। और अगर आप लोगों ने कहानी सुनी थी कभी भी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ, आपने कहानी सुनी है, और नहीं सुनी है तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और ये आज से कई सालों पुरानी है, तो उस टाइम पर भी बच्चों के लिए ऐसी अच्छी कहानियाँ होती थी। ये सोचकर सुनकर अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की राय है तो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। और अगली कहानी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कहानी आएगी ज़रूर।